नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अपने एम की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे भारतीय भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल की इस यात्रा को हमने प्रारंभ किया था, जिसको हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप भी मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हैं और अपने साथियों को भी इसमें शामिल करने के लिए आपने कह दिया होगा। आपने शेयर की होगी वीडियो। मैं इसी आपसे आशा करता हूं यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो उनको उसे भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथी भी इस से हमारी भौगोलिक यात्रा में हमारे साथ हो जाए। हमने अपनी इस यात्रा में देखा भारत का स्थिति और विस्तार। हमने अक्षांश और देशांतरों के बारे में पढ़ा, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा, भारत कौन से गोलार्ध में कौन से दिशा में स्थित है उसके बारे में देखा, भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है वो भी हमने देखा था। आज हम देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। आज हम भारत की स्थलीय सीमा का भ्रमण करेंगे, किस प्रकार से भारत की स्थलीय सीमा है, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है। भारत की सीमा, देखो भारत है जो प्रायद्वीपीय स्थिति रखता है, तो भारत का कुछ हिस्सा होगा जो समुद्री सीमा बनाता है। कैसी सीमा बनाता है? समुद्री सीमा बनाता है। और कुछ ऐसे राज्य भी होंगे जो किसी भी देश या समुद्र के साथ नहीं सीमा साझा करते, जिन्हें हम कह सकेंगे अंतर्वर्ती राज्य। तो शुरू करते हैं आज की इस यात्रा को। अपने कमर की पेटी बांध लीजिए, अपने हाथ में पेन और साथ में नोटबुक रख लीजिए, ताकि जो भी चीजें हम यहाँ पे करें आप उनको साथ साथ लिखते हुए चले, ताकि ये चीजें आपको हमेशा के लिए क्या हो जाए, स्थायी हो जाए, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न बचे। तो हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? भारत के भूगोल के बारे में। भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे। भारत का भूगोल मतलब भूमि क्या है? गोल है। सभी टॉपिक एक साथ जुड़ते हैं, सभी टॉपिक एक साथ जुड़ते हुए चलते हैं। भूगोल आपको याद होनी चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट का केंद्र बिंदु कौन है? तो भूगोल है। सभी सब्जेक्ट का केंद्र बिंदु, सभी विषयों का केंद्र बिंदु कौन है? भूगोल है। सभी सब्जेक्ट आकर के कहाँ मिलते हैं? इस भूगोल में मिलते हैं। तो ये केंद्र बिंदु है। इसे भौगोलिक एरिया हम जो देखने वाले हैं, जिसे हम भारत कहते हैं, अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। इसका मैप भी आपको याद होना चाहिए। हम देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो स्थलीय सीमा पर स्थित है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय सीमा हो या समुद्री सीमा हो, क्योंकि भारत की सीमा दो भागों में विभाजित है। कौन कौन सी है? एक तो स्थलीय सीमा है और दूसरी कौन सी है? सागरीय सीमा। तो समुद्री सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा से। उससे पहले हम देख लेते हैं भारत के अंतर्वर्ती राज्य कौन से हैं। तो एक बार हम भारत का मैप बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? भारत का मैप बनाएंगे, उसमें सभी राज्यों को दर्शाएंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत के अंतर्वर्ती राज्य कौन कौन से हैं और क्यों है, वो भी तो याद रहना चाहिए ना। तो हम बना लेते हैं भारत का एक सुंदर सा मैप। तो हम बनाते हैं ये भारत का एक सुंदर सा मैप। तो मैं आशा करूंगा आप भी मेरे साथ ये एक मैप बना रहे होंगे। आप भी मेरे साथ ये मैप बना रहे होंगे। आप भी मेरे साथ में एक मैप बना लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो ये हमारे भारत क्या क्या है, एक सुंदर सा छोटा सा मैप है। अच्छा नहीं है, मेरे को भी पता है, लेकिन फिर भी हाथ से जैसा बने आपको ड्रॉ तो करना पड़ेगा। बार बार बनाओगे अच्छा बनेगा, बार बार बनाओगे अच्छा बनेगा। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते पत्थर पर बने निशान। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते पत्थर पर बने निशान। उसी प्रकार से बार बार प्रयास करोगे तो भारत का ये मैप भी अच्छा बनने लगेगा, अच्छा बनने लगेगा। अब इसमें हम देख लेते हैं राज्यों के बारे में, कौन कौन से राज्य है, कहाँ कहाँ स्थित है। फिर हम देखेंगे कौन से अंतर्वर्ती राज्य है। तो शुरू करते हैं राज्य को यहाँ से। यहाँ पर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, नाम क्या है? लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में है यहाँ जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। फिर यहाँ पे हमारा एक राज्य आता है सुंदर सा, क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश नाम आता है। हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे एक राज्य आता है जिसका नाम है पंजाब। 5 नदियों का क्षेत्र, 5 नदियों की भूमि पंजाब, 5 आब की भूमि पंजाब। उसके बाद में राजाओं की भूमि, रजवाड़ों की भूमि, राजपूतों की भूमि राजस्थान आता है। हम पहले देखेंगे जो सीमावर्ती राज्य है वो, उसके बाद में हम देखेंगे अंतर्वर्ती राज्य कौन कौन से हैं। चलते हैं। उसके बाद एक राज्य आता है गुजरात। कौन सा गुजरात? गुजरात। गुजरात। आपने लोथल के बारे में सुना होगा। विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? लोथल है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन? लोथल है। लोथल के गुजरात के बाद एक राज्य आता है, नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जहाँ की मुंबई सबसे प्रसिद्ध है। सपनों की नगरी कौन है? मुंबई है। दिल वालों की नगरी दिल्ली, तो सपनों की नगरी मुंबई है। मुंबई के महाराष्ट्र के बाद एक छोटा सा राज्य आता है गोवा, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा के बाद एक राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक के बाद एक राज्य आता है केरल। कौन सा देश से कौन सा राज्य है? केरल। केरल के बाद में एक राज्य आता है तमिलनाडु। कौन सा नाडु? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आता है तेलंगाना। अभी हम राज्यों को देख रहे हैं, इससे पहले एक यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश भी आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी। तेलंगाना के बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद एक तटीय क्षेत्र और, क्या नाम है उसका? ओडिशा। कौन सा डिशा? ओडिशा। ओडिशा के बाद में एक राज्य और आता है जिसका नाम है झारखंड। झारखंड। झारखंड के बाद एक राज्य आता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश से अलग हुआ है। इसी से तो बांग्लादेश अलग हुआ है ना। उसके बाद एक राज्य आता है यहाँ पे असम। असम या आसाम। असम के बाद राज्य आता है मेघालय। मेघ का आलय। मेघालय, जहाँ सबसे ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है। उसके बाद में एक यहाँ पे राज्य आता है, नाम है त्रिपुरा। कौन सा पूरा है? त्रिपुरा है। उसके बाद एक राज्य आता है जिसका नाम है मिजोरम। कौन सा रम है ये? रम। रम की बात नहीं है, रम ये मिजोरम है। नाम के लास्ट में रम आता है, वैसे रम नहीं है, ये मिजोरम है। उसके बाद में कौन सा आता है? तो मणिपुर। मणिपुर, जहाँ लोकतक झील है। कौन सी झील है? लोकतक झील। लोकतक झील। झील जिसमें क्या प्रसिद्ध है? यहाँ का तैरता हुआ उद्यान प्रसिद्ध है। तैरता हुआ उद्यान प्रसिद्ध है। उसके बाद मणिपुर के बाद एक राज्य आता है, राज्य का नाम क्या है? नागालैंड। नागालैंड से ऊपर एक राज्य है, नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सा प्रदेश है ये? अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद में एक ये राज्य अलग, जिसका नाम क्या है? सिक्किम, जिसको लेकर के संविधान में संशोधन किए गए हो। संविधान में इसके लिए अलग से प्रावधान किए गए थे, क्योंकि इससे ये पहले भारत का राज्य नहीं था। इसको अलग से व्यवस्थाएं दी गई, जिसके बाद में ये भारत के अंदर शामिल हो गया। उसके बाद एक राज्य आता है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे पहले राज्य आएगा एक बिहार। बिहार के बाद कौन आएगा? उत्तर प्रदेश। फिर आ जाएगा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड, जहाँ हरिद्वार है, जहाँ केदारनाथ है, जहाँ ऋषिकेश है, कौन है वो? उत्तराखंड है। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे के सारे राज्य जो कि कहाँ पर स्थित है? तो सीमावर्ती राज्य है, सीमा पर स्थित है। चाहे वो कौन सी सीमा हो, चाहे वो समुद्री सीमा हो। देखो यहाँ से गुजरात से प्रारंभ होती है हमारी समुद्री सीमा यहाँ से। ये खंबात, ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है। तो यहाँ से प्रारंभ होता है, कच्छ भुज से कौन प्रारंभ हो जाता है? अरब सागर प्रारंभ हो जाता है। और इधर नीचे हिंद महासागर, और ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ तक कहाँ तक आती है समुद्री सीमा? इस पश्चिमी बंगाल तक आती है।
यहाँ तक पश्चिमी बंगाल तक ये सीमा आ जाती है। कौन सी? समुद्री सीमा। उसके बाद की ये जो सीमा है ये स्थलीय सीमा है। इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत के साथ दूसरे देशों के साथ ये सीमा लगती है। तो इस प्रकार से ये कौन कौन से राज्य हैं? सीमावर्ती राज्य हैं। अब देख लेते हैं अंतर्वर्ती राज्य कौन है। राज्य यहाँ पे एक आता है हरियाणा। कौन सा आना? हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा देसी खाना, हरियाणा राणा देसी खाना। अब देखो उसके बाद में एक राज्य है, नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। यहाँ पे एक राज्य है छत्तीसगढ़। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से ये क्या है? अंतर्वर्ती राज्य है। एक राज्य झारखंड है, ये भी कैसा है? अंतर्वर्ती राज्य। झारखंड भी कैसा है? अंतर्वर्ती। तो ये 4 राज्य कैसे है? अंतर्वर्ती राज्य है। ये 4 राज्य कैसे हैं? अंतर्वर्ती राज्य है। एक ये तेलंगाना राज्य। कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य भी कैसा है? अंतर्वर्ती राज्य है। तो अंतर्वर्ती राज्यों को पहले लिख लो। अंतर्वर्ती राज्य, अंतर्वर्ती राज्य कौन कौन से आ जाएंगे? मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा। उसके बाद फिर तेलंगाना। तेलंगाना के बाद में एक आ जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद एक खंड भी आ जाएगा। कौन सा खंड आएगा? ये झारखंड आएगा। कौन सा खंड आएगा? झारखंड। तो भारत के ये 5 राज्य हैं जो कैसे हैं? अंतर्वर्ती राज्य हैं। कैसे राज्य हैं? अंतर्वर्ती राज्य। तो आप इनको अलग से नोट डाउन कर लो कि भारत के अंतर्वर्ती राज्य कौन से हैं। तो कुल कितने राज्य अंतर्वर्ती हैं? 5 राज्य। ये भारत के 5 राज्य हैं जो कैसे हैं? अंतर्वर्ती राज्य हैं। अंतर्वर्ती राज्य किसे कहते हैं? ऐसे राज्य जो किसी अन्य देश के साथ या किसी समुद्री सीमा नहीं बनाते, किसी देश के साथ या किसी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते, वो कौन से कहलाते हैं? अंतर्वर्ती राज्य कहलाते हैं। कैसे राज्य कहलाते हैं? अंतर्वर्ती। तो अंतर्वर्ती राज्यों में सबसे बड़ा राज्य यदि पूछा जाए आपसे तो कौन होगा? मध्य प्रदेश होगा। अंतर्वर्ती राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन? मध्य प्रदेश। जो कभी भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हुआ करता था? यही मध्य प्रदेश हुआ करता था। लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखो, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। यदि आपके परिवार में, आपके आप में यदि कोई किसी प्रकार की फूट पड़ेगी, जिसके साथ आपकी अच्छी बोलचाल होगी, आप दोनों की यदि कभी फूट, आप दोनों में यदि कभी फूट पड़ गई तो ये तीसरा फायदा उठा जाएगा। तीसरा फायदा उठा जाएगा। ऐसा ही होता है, 2 व्यक्तियों के बीच में फूट पड़ेगी तो तीसरा फायदा उठाएगा। तो देखो ये हालत यहाँ पे भी हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में क्या हुई? फूट पड़ गई। क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। और देखो कौन फायदा उठा गया? राजस्थान फायदा उठा गया कि नहीं उठा गया? इसी प्रकार से भारत में हुआ था। हिंदू और मुस्लिम में जब फूट पड़ गई तो अंग्रेजों ने फायदा उठाया। नहीं उठाया तो आप बता दो। झूठ नहीं है बात, बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम में जब भी फूट पड़ी है तो तीसरा ही फायदा उठा करके जाएगा। जब भी 2 व्यक्तियों में जिनकी आपस में बनती हो, उनमें जब फूट पड़ेगी तो तीसरा फायदा उठा करके जाएगा। तो इसी फूट न पड़ने देना। खुद दोनों में यदि किसी प्रकार की बात हो भी जाए, अपने मन में यदि कोई भावना ऐसी आ भी जाए, गलत फहमी हो भी जाए, तो उसको क्लियर कर लो दोनों आपस में बैठ करके, न कि तीसरे की बात मान के। तीसरे की बात न मानो, अपने दोनों में उसको सल्ट लो। जो भी ऊंच नीच है उसको बराबर कर लो तो सही हो जाएगा। तीसरा हमेशा क्या करेगा? फायदा उठाएगा। अब हम चलते हैं, देखो आगे हमने देखे कौन से अंतर्वर्ती राज्य कितने हैं? 5 राज्य, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इस प्रकार से ये 5 राज्य हैं। बाकी बच गए सारे के सारे कैसे होंगे? सीमावर्ती राज्य। बात करते हैं कि यदि कौन सा, किसके बारे में बात करेंगे? हम करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। जब बात करेंगे तो यहाँ पे आता है दिल्ली। दिल्ली, ये जो नई दिल्ली है ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ये एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्वर्ती है। कैसा है? अंतर्वर्ती है। बाकियों की बात करें
यहाँ पे दमन दीव व दादर नागर हवेली है, वो भी कैसे होंगे, वो भी सीमावर्ती होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ भी कैसा है, अंतर्वर्ती है, अंतर्वर्ती है। चंडीगढ़ और दिल्ली दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो कैसे हैं, अंतर्वर्ती हैं, अंतर्वर्ती केंद्र शासित प्रदेश, अंतर्वर्ती यूनियन टेरिटरीज जो क्या कौन कौन से हैं, तो चंडीगढ़ और दिल्ली। उसके बाद दमन दीव और दादर नागर हवेली भी कैसे है, तो सीमावर्ती है। देखो सीमा पर तो स्थित है, द्वीप के रूप में। एक इधर अपने आएगा अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो तो खुद ही एक द्वीप है, तो समुद्र के साथ ही तो सीमा बना रहा है। उसके बाद इधर आएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप भी क्या है, द्वीपीय देश है। कैसा कैसा है, द्वीपीय क्षेत्र है, तो ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, समुद्री सीमा बनाने वाला है, तो अंतर्वर्ती तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है पुडुचेरी, ये भी कैसा है, सीमावर्ती है, कैसा है, सीमावर्ती है। तो और उधर देखो लद्दाख भी सीमावर्ती है, जम्मू कश्मीर भी सीमावर्ती है। हमने बात कर ली सीमावर्ती कौन कौन से है और अंतर्वर्ती कौन कौन से हैं, तो ये भी देख लेना। केंद्र शासित प्रदेशों की बात आ जाए तो दिल्ली और चंडीगढ़ तो अंतर्वर्ती हैं, और बाकी सारे केंद्र शासित प्रदेश कैसे होंगे, तो सीमावर्ती होंगे। कैसे होंगे, सीमावर्ती। बात आ जाती है राज्यों के बाद, राज्यों के लिए तो ये 5 राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तो कैसे हो जाएंगे, अंतर्वर्ती हो जाएंगे। और बाकी जो बच गए सारे के सारे कैसे राज्य हो जाएंगे, तो सीमावर्ती राज्य हो जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जैसे भी करो, याद कर लेना, कैसे भी कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको ड्रॉ कर लो, याद कर लेना। ड्रॉ करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कौन कौन से किस प्रकार से समुद्री तट है, समुद्री सीमा का विस्तार किस प्रकार से, हम वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे बाकी जो बच गई जो भूमि, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब देखते हैं मुख्य भूमि जो अपने देखेंगे कौन सी, समुद्री भूमि, समुद्री सीमा देखेंगे। समुद्री सीमा किस प्रकार से है, इसको हम बोल सकते हैं भारतीय तट रेखा। क्या बोल सकते हैं, भारतीय तट रेखा, इंडियन कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, इसको भारतीय तट रेखा भी हम कहते हैं। ये देखते हैं किस प्रकार से विस्तृत है। तो हम देखेंगे इस कोस्ट लाइन को, जो समुद्र के साथ भारत की सीमा लगती है, उसको देखेंगे। कौन कौन से राज्य यहाँ इसमें स्थित है, सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य बनाता है, सबसे कम सीमा कौन सा राज्य बनाता है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है, हम उसके बारे में देखते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं तट रेखा के बारे में। तो इस प्रकार से हम इस तट रेखा को देखेंगे। यहाँ पे कौन सा बंगाल है, तो पश्चिमी बंगाल है। कौन सा बंगाल, पश्चिमी बंगाल। यहाँ पे कौन सी रात है, तो गुजरात है। कौन सी रात है, गुजरात है। देखो ये यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, तो भुज वाला क्षेत्र है, भुज, इसको कच्छ भुज भी कहते हैं। ये कच्छ का मैदान है, कच्छ का रण। और ये क्या है, ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। और ये क्या है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी है। खाड़ी किसे कहते हैं, ऐसा जलीय क्षेत्र जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो। ऐसा जलीय क्षेत्र जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो, वो क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाता है। और ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। इसीलिए भारत की स्थिति को, दक्षिणी भारत को क्या कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं ना, प्रायद्वीपीय भारत। तो ये वो प्रायद्वीपीय भारत है क्योंकि इसके तीनों तरफ क्या है, जल भरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों किसके हिस्से हैं, इसी हिंद महासागर के तो हिस्से हैं। अब देखो हम बात करेंगे इस तटीय रेखा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक ये सीमा चलती है। कुल सीमा, इसकी कुल सीमा की जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, किसकी कुल लंबाई, तो भारतीय तट रेखा की,
हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं भारतीय तट रेखा, भारतीय तट रेखा, इंडियन कोस्ट लाइन, इंडियन कोस्ट लाइन। इसकी बात करें हम, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात से पश्चिम बंगाल तक, जो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में जो भारतीय सीमा लगती है, कितने किलोमीटर की है? 7516 किलोमीटर है। अब देखो इसमें भी कंफ्यूजन है, ये 7516 जो किलोमीटर है ये द्वीपों के सहित है, द्वीपों सहित है। जो भारत के जो द्वीप है, अंडमान और लक्षद्वीप, इन दोनों द्वीपों को मिला करके इसको कुल सीमा है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, अंडमान और निकोबार है, अंडमान निकोबार। हमने देखा था ना कि ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4:47 के बारे में तो हमने देखा ही था, 6 डिग्री 4 मिनट के बारे में हमने देखा था। यहाँ से क्या होता है, भारत का विस्तार प्रारंभ माना जाता है कि नहीं माना जाता? तो माना जाता है, हमने देखा था। अब देखो हम देख रहे हैं आगे, यानी यहाँ से लेकर के ऊपर की ये जो सारी सीमा इस प्रकार ली जाती है इसको, क्योंकि 200 नॉटिकल मील दूर तक क्या है, भारत की सीमा ही तो है। कितने नॉटिकल मील तक? 200 नॉटिकल मील, समुद्री मील। यह समुद्री दूरी का मापन होता है नॉटिकल मील में। 200 नॉटिकल मील दूर तक क्या है, समुद्री सीमा भारत की है। तो इनको सबको मिलाकर के कितनी हो जाती है? तो 7516। ये किसके सहित है? द्वीपों के सहित। यदि हम बात करें इस मुख्य भूमि की, इस भूमि की, यहाँ की यदि हम सीमा की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 6100, यदि हम बात करें मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी। ये सीमा ये है, जो मुख्य भूमि की जो सीमा है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर, जो समुद्र के साथ लगती है भारत की सीमा है ये। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 7516। कुल के अंदर कौन शामिल होगा? द्वीप भी शामिल होंगे। और मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई पूछेंगे तो कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। और कुल लंबाई पूछेंगे तो 7516.6 किलोमीटर की लंबाई भारत की तटरेखा की हो जाएगी, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया की हो जाएगी। कुल लंबाई कितनी? 7516.6 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। अब ये याद रख लेना अच्छी तरह से। तो कुल लंबाई में कौन द्वीप और शामिल हो जाए? कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह, ये दोनों शामिल हो जाएंगे। इनकी दूरी को साथ में मिला लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर। मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर। तो ये बात तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ ही गई होगी। अब हम देखते हैं कि मुख्य भूमि, ये यानी कि जो तटरेखा पर जो कुल जो राज्य हैं चाहे केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। कौन कौन से होंगे? तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद एक राज्य कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद कौन आ जाएगा? तो आ जाएगा आंध्र प्रदेश। राज्य चल रहे हैं, आंध्र प्रदेश के बाद में ओडिशा, ओडिशा के बाद में ऊपर पश्चिम बंगाल आ ही गया। तो ये तो है राज्य। कौन है ये? राज्य है। कहाँ स्थित है ये राज्य? तो ये तटीय सीमा पर स्थित है, भारत के तटीय सीमा पर स्थित राज्य है। तो ये तो है। अब बात आए पश्चिम में और पूर्व में, तो इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली बात नहीं है। इधर तो कौन सा है? तो ये तो है पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट। अब तो आप बता ही सकोगे कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य हैं। ये 5 राज्य कहाँ पर है? तो पश्चिमी तट पर है। पूर्वी तट पर कितने राज्य हो जाएंगे? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कुल कितने राज्य? 4 राज्य। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि भारत की तटीय सीमा पर कुल कितने राज्य शामिल है, तो आप जवाब क्या दोगे? इसमें से आपका आंसर क्या होगा? A, B, C और
डी। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की तटीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है, कितनी होगी, आपका क्या जवाब होने वाला है? देखो गिन लो ना, 5 कहाँ के है, पश्चिम के, 4 कहाँ के है, पूर्व के, कुल कितने हो गए? 9। तो आपका आंसर बी आंसर सही होना चाहिए। तो आपको इन राज्यों के नाम याद होंगे तो ये आंसर भी आपका सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन तो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ये तो है बहुत पुराने सालों में जो क्वेश्चन आते थे, वो आजकल के क्वेश्चनों का ट्रेंड बदल चुका है। कथन कारण में क्वेश्चन आएगा, आपसे मिलान करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा राज्य तलीय सीमा का नहीं है? तलीय सीमा का नहीं है, वो ये नहीं मेंशन करेगा कि वो समुद्री सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वो आपको देखना पड़ेगा आंसर के हिसाब से। क्वेश्चन तो ऐसे आएगा निम्न में से असंगत है। जैसे एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, मेरा इसका जवाब आप मेरे को कमेंट में बताना। निम्न में से असंगत है, ये क्वेश्चन है। अपने आंसर लिख ले, ऑप्शन बना लेते हैं 4। अब देखो निम्न में से असंगत है, ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन यदि मैं देता हूं कि पंजाब, पंजाब के बाद मैंने दे दिया बिहार, बिहार के बाद मैंने एक ऑप्शन दिया हिमाचल, उसके बाद मैंने एक ऑप्शन दे दिया महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। तो अब आपको बताना है इनमें से असंगत कौन है। आप कैसे बताओगे? कमेंट में आपको बताना है इनमें से असंगत कौन सा है। क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाने वाला है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए वो पूछ क्या रहा है, बस आपको इतना याद होना चाहिए। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर सही आंसर क्या है। इसका ऐसे नहीं है कि आप लिख दो बी ऑप्शन सी है, इसका नाम लिखना साथ में पूरा। डी ऑप्शन है ये राज्य है, या बी ऑप्शन है ये राज्य है, जो भी ऑप्शन है जो भी राज्य है, राज्य का नाम जरूर लिखना है साथ में। इसमें से कौन सा असंगत है, ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन के आगे की डिटेल भी आपको सही देनी है। अब देखो हम बात करते हैं आगे की। तो ये तो बात होगी पश्चिम और पूर्व की, कौन पश्चिम है कौन पूर्व में, आपको याद हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि द्वीपों सहित कौन कौन से राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है जो इस तटीय सीमा पर शामिल है, कौन कौन से हैं उसमें देख लो कौन कौन शामिल हो जाएंगे। तो एक तो अंडमान निकोबार द्वीप शामिल हो जाएगा, और ये लक्षद्वीप शामिल हो जाएगा, लक्षद्वीप भी शामिल हो जाएगा। यहाँ से आएगी दमन द्वीप, दमन दीव व दादर नागर हवेली। कभी ये दोनों क्या होते थे, अलग अलग होते थे, वर्तमान में क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। इन्हें पता है संगठन में क्या है, शक्ति है, संगठन में शक्ति है। इन दोनों ने ये बता दिया हम दोनों साथ में है, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए तो राजस्थान ने शासन करना प्रारंभ कर दिया, राजस्थान ने शासन करना प्रारंभ कर दिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वर्तमान की दृष्टि से देखें क्षेत्रफल में तो राजस्थान सबसे बड़ा है। अब देखो आगे क्या होता है, दादर नागर व दमन दीव, ये भी क्या है, एक तटीय रेखा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में यहाँ पर है पुडुचेरी, पुडुचेरी, ये भी एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कहाँ स्थित है, तो इसी तट रेखा पर स्थित है, भारत की यानी कि जो समुद्री सीमा है उस पर स्थित है। और कौन सा हमने देख लिया, तो ये 4 कहाँ कैसे स्थित है, तो भारत की स्थलीय समुद्री सीमा पर ये चारों के चारों स्थित है। आपको इनके बारे में पता चल गया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखते हैं सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। तो अब देखेंगे सबसे बड़ी जो तट रेखा बनाता है राज्यों में से कौन सा राज्य है सबसे बड़ी बनाता है। टोटल में देख लें, पहले देखेंगे सबसे ज्यादा, तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है वो कौन है, चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन है, केंद्र शासित प्रदेश है एक, कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये क्या है, भारत में सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है। कितनी बनाता है, तो ये बनाता है 1962 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की, 1962 किलोमीटर की जो सीमा बनाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 1962 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। आगे बात समझ में। अब देखते हैं सबसे
ज्यादा सीमा बनाने वाला मुख्य भूमि पर स्थित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो मुख्य भूमि पर स्थित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो गुजरात बनाता है। कौन बनाता है? गुजरात बनाता है। कितनी बनाता है? 1215 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 1215 किलोमीटर, 1215 किलोमीटर की सीमा कौन बनाता है? तो गुजरात बनाता है। किसके साथ बनाएगा? अरब सागर के साथ बनाता है। सबसे लंबी सीमा मुख्य भूमि पर स्थित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से। अब देखते हैं कि सबसे छोटी तट रेखा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बनाता है। तो सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है वो है दमन दीव नागर हवेली। दमन दीव एवं दादर नागर हवेली जो कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं? 42.5 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। दादर नागर एवं दमन दीव जो है वो क्या है कि भारत में तटीय सीमा बनाने वाले सबसे छोटे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। जो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन है? ये केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दमन दीव एवं दादर नागर हवेली। कितनी सीमा बनाते हैं? 42.5 किलोमीटर की सीमा ये साझा करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद यदि हम देखें मुख्य भूमि पर स्थित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? तो मेरा आंसर होगा गोवा। मुख्य भूमि पर स्थित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे छोटी तटीय सीमा कौन बनाता है? गोवा बनाता है। 101 किलोमीटर की सीमा ये बनाता है। तो ये तो था बड़ा मोटा मोटा हमने देखा इसके बारे में। एक बार इसको लिख लेते हैं अच्छी तरह से ताकि ये याद करने में आसानी हो। ऐसा यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, ड्रॉ किया तो बहुत अच्छा है, वरना हम इसको एक साथ अलग से लिख लेंगे, नोट्स के रूप में भी इनको लिख लेंगे, साथ साथ लिखते हुए चलना। आशा करता हूँ आपने ड्रॉ कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दोगे, कमेंट में आप उसका जवाब दे देना। अब हम देखते हैं इसके आगे। अब हम देखेंगे इनको, एक बार तो इनको लिख लेते हैं सबसे क्या कहानी सारी। अब हम देखेंगे जो तटरेखा पर जो स्थित है वो राज्य है कौन कौन से है, कुल कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल राज्य कितने हैं? 9 राज्य अभी हमने देखे थे, है ना। तो अब देखेंगे कि कुल केंद्र शासित प्रदेश, कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 4 है, अभी तो देखा था हमने। अब इन कुल राज्यों में से हम देखेंगे पश्चिमी तट और पूर्वी तट के। पश्चिम तट पर कौन है और पूर्वी तट पर कौन है? पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं और पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं? तो पश्चिमी तट पे हमने देखा था सबसे पहले आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के बाद कर्नाटक। कौन सा नाटक? तो कर्नाटक। अरे वैसे नाटक नहीं करना कि कर्नाटक नहीं है, ये आधा न है, कर्नाटक होगा, आधा रह है, ये कर्नाटक है। वैसे नहीं कह रहा कि आप करो नाटक, है नाटक नहीं करने। अब देखेंगे आगे कौन आएगा? केरल। तो केरल भी इसमें आ जाएगा। तो ये जो 5 राज्य हैं जो कौन से तट पर स्थित है? पश्चिमी तटीय सीमा पर स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित है। तो हम वापस उत्तर से चलेंगे तो सबसे पहले आएगा पश्चिमी बंगाल के बाद में आएगा अपना ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश के बाद में आ जाएगा तमिलनाडु। कौन सा नाडु? अरे लाडू नहीं है, नाडु है, तमिलनाडु। कौन सा नाडु? तमिलनाडु। तो इस प्रकार से ये कुल कितने राज्य आ जाएंगे? 9 राज्य है जो भारत की तटीय सीमा पर स्थित है। इन 9 राज्यों में से सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। कितनी सीमा बनाता है? तो अभी तो बताया था 1215 किलोमीटर की। कितनी सीमा बनाता है ये? 1215 किलोमीटर की सीमा बनाता है। जो राज्यों में सीमा सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला, यानी राज्यों की, भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन? तो गुजरात।
अब देखते हैं कि भारतीय राज्यों में सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है। तो कौन हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। अभी तो बताया था 101 किलोमीटर की सीमा बनाता है ये। कौन सा हो जाएगा सबसे छोटी सीमा बनाने वाला, सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है, गोवा राज्य। अब हम देखते हैं कि कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उनके नाम भी तो देख लेते हैं। हमने एक के बारे में पढ़ा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उसके बाद हम देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के बाद हम देखेंगे पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी के बाद में हम देखेंगे दमन दीव व दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली। तो ये जो 4 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी भारत की तटीय सीमा बनाते हैं, भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। इनमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी तो है जो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं, और लक्षद्वीप और दमन दीव दादर नागर हवेली ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात करें कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन बनाता है, तो हमने बात की थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जो सबसे ज्यादा सीमा बनाते हैं। 1962 किलोमीटर की ये तटीय सीमा बनाते हैं। कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो केंद्र शासित प्रदेशों में तो सबसे ज्यादा बनाते ही हैं, भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से भी सबसे ज्यादा लंबी तटीय सीमा बनाते हैं। आगे बात समझे। अब देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी तटीय सीमा कौन बनाता है, तो वो है दमन दीव एवं दादर नागर हवेली। दमन दीव एवं दादर नागर हवेली जो अरब सागर के साथ 42.5 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। 42.5 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। यदि क्वेश्चन आए कि भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो उसका भी जवाब कौन हो जाएगा, दमन दीव व दादर नागर हवेली हो जाएगा, जो 42.5 किलोमीटर की सीमा बनाता है अरब सागर के साथ में। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, और वो जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर आपको कमेंट में देना है वो भी जरूर दे देना। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लासों के मैसेज आपको मिल सके। धन्यवाद।